नमस्कार, मैं पवन। आज के एक और नई वीडियो पर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा जो स्टूडेंट है वो लगातार एक तरह से कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है उसका इंतजार कर रहे थे। आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट है वो आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। एक्टिविटी आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको क्लियर करने वाला हूँ कि जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में नए और पद की स्वीकृति है वो हेतु यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए नई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। अब आपके जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे जो छात्र, उनके लिए काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब आपकी भर्ती है वो जल्द ही जारी की जाएगी। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं कि भर्ती के पदों की वित्तीय स्वीकृति है तो शिक्षा विभाग से फाइल वित्त विभाग में भेज दी गई है। यानी कि जो आपका शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो फाइल है भर्ती के जो पद है, जैसे कि अभी 10,000 पदों पर आपकी 2022 में भर्ती हुई थी। 2022 के बाद में वहां पर तकरीबन 4 से 5 से 6,000 पदों पर वहां पर एक तरीके से जो स्टूडेंट है उनको वहां पर सीट अलॉट हो गई थी। अब वहां पर अभी तकरीबन 3 से 4,000 जो पद है वो अभी भी खाली है और उन पदों के लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग से जो फाइल है वो वित्त विभाग को भेज दी गई है। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल बीजेपी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने हेतु संवेदनशील है। अब आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, ये देख सकते हो 2022 का ही एक नोटिफिकेशन है। वैसे जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, इसी ही नोटिफिकेशन के आधार पर आपके जितने भी जो डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगा, वीडियो को यहाँ पर एंड नहीं करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब आपको मैं क्लियर करूंगा इसमें जो एक तरीके से सिलेबस है, सिलेबस क्या रहता है, उसके बाद में जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। साथ ही में यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो एक तरीके से एलिजिबिलिटी है वो कौन कौन स्टूडेंट रखता है। साथ में जो स्टूडेंट एक तरीके से फिलहाल रनिंग में है, जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट बीसीए वगैरह कर रहा है तो अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से है ये देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जितनी भी जो जानकारी है वो यहीं से मैं आपको क्लियर है वो करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में और भी इजी रहेगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो यहाँ पर 10,000 पदों के लिए भर्ती है वो निकली थी, जिसमें कि आपके तकरीबन आपको मैं बताऊं तो जो आपके 6,000 पद है, 6,000 पदों पर जो पोस्टिंग है वो दे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 4 से 5,000 पदों पर आपकी स्वीकृति है वो दोबारा से जारी की जाएगी। साथ ही में ये जो भर्ती है वो कौन करवाता है, बिल्कुल आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती है वो करवाई जाती है। अब इस भर्ती में जो स्टूडेंट पीजीडीसीए वगैरह करना चाहते हैं तो पीजीडीसीए का वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि आपको कहां से पीजीडीसीए वगैरह करना है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी बीटेक सीएस ब्रांच से कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, बीसीए वगैरह एमसीए वगैरह कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 भर्ती निकलती है। एक तो आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की निकलती है, दूसरी आपकी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की निकलती है। इसलिए जो एमसीए वगैरह स्टूडेंट कर लेते हैं, साथ में बीटेक वगैरह कर लेते हैं वो एलिजिबल रहते हैं। साथ में बेसिक के लिए जो स्टूडेंट बीसीए वगैरह पीजीडीसीए वगैरह कर लेते हैं वो स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। अब आपको फॉर्म कहां से भरना है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया को अपन बाद में देखेंगे, उससे पहले जो आपके लिए इंपोर्टेंट है वो पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। देखो जो इंपोर्टेंट है वो सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क है वो आपको क्या लगने वाला है। अब देखो वो डिपेंड करता है, अगर ओटीआर सिस्टम यहाँ पर रखा जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन रखा जाता है तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर नहीं रखा जाता है तो उसमें आपकी 450 आपके जनरल कैटेगरी से लगने वाले हैं और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपके 450 रुपए लगेंगे। साथ में नॉन राजस्थान के जो नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, साथ में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए 350 रुपए लगते हैं, ठीक है। ये बाकी आप उससे देख लेना, इसमें इतना मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में पदों का विवरण है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बिल्कुल पदों का विवरण है वो अच्छी तरीके से कर रखा है। यहाँ पर टीएसपी के लिए भी कर रखा है, नॉन टीएसपी भी, और साथ में एससी एसटी ओबीसी एमबीसी, इसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए जो पदों का विवरण। देखो राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई थी, कंप्यूटर टीचर की भर्ती आई थी। इसमें आपको क्या है कि राजस्थान के जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर टीचर की वहां पर नियुक्ति है वो की जाती है। पहली बार भर्ती आई थी तो उसमें क्या रखा गया था, वहां पर 40% एलिजिबिलिटी रखी गई थी। कितने परसेंट रखी गई थी? 40% एलिजिबिलिटी रखी गई थी। अब यहाँ पर 2 पेपर आपके होते हैं, एक तो आपका
एक तो टेक्निकल होता है और दूसरा आपका नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में आपके राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है, उसके बाद में मैथमेटिक्स आपकी उसी के साथ में यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ में रीजनिंग वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। और टेक्निकल में जितने भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट आते हैं वो आपके आ जाते हैं। तो यह दोनों में आपको 40% है वो लाना नेसेसरी था। तो काफी छात्रों को यहाँ पर 40% जो नंबर है वो नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत छात्रों को हुई थी वो डीएसए के काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे। डीएसए में एक भी क्वेश्चन छात्रों का वहां पर सही नहीं हुआ था, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीडियो को एंड नहीं करना है क्योंकि जितनी भी जो जानकारी है आपको एक एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ इसी नोटिस के माध्यम से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कि जो स्टूडेंट भूतपूर्व अगर सैनिक है उनको भी यहाँ पर एक तरीके से लाभ है वो मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को, आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ यहाँ पर दे नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये एलिजिबिलिटी को लेकर ही है, इसको मैं बाद में बात करूंगा, यहीं पर नीचे देखने को मिल जाएगा। देखो अगर कोई दिव्यांगजन है, दिव्यांगजनों को भी यहाँ पर फायदा मिलेगा, जिसमें कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अंतर्गत दिव्यांगजन निम्नलिखित श्रेणियों में 1% यहाँ पर आरक्षण है वो उसका प्रावधान है। जिसमें कि अगर कोई स्टूडेंट ब्लाइंड है उसको यहाँ पर 1% आरक्षण मिलेगा। अगर कोई हियरिंग सुनने में दिक्कत है तो उसको 1% आरक्षण मिलेगा। लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी है उसमें भी वहां पर उसको 1% है आरक्षण है वो दिया जाएगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी में है, क्लियर किया गया है, जो काफी बड़ा है। ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब इसमें वेतन किस तरीके से दिया जाता है आपको, देखो वेतन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले आपकी पात्रता को लेकर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था। देखो पात्रता आपकी क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी। फर्स्ट में तो एक तो आप एज पर राजस्थान एजुकेशन स्टेट ऑफ सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट, ठीक है, रूल्स 2021 इन शेड्यूल्ड सेकंड ए न्यू ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मास्टर एंड इंजीनियरिंग अगर आपकी एमए हो रखी है तो आप एलिजिबल है। मास्टर इन टेक्नोलॉजी एमटेक हो रखी है तो आप एलिजिबल है। साथ में सीएस ब्रांच से कंप्यूटर साइंस से हो रखी है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने इंफॉर्मेशन आईटी कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से या कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग कर रखा है, आपने ईसी कोर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। साथ में आप ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या ईटीई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसी के बाद में जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। साथ में अगर आपने एमसीए कर रखा है, ठीक है, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे अगर लेवल सी का आपके पास सर्टिफिकेट है। साथ में एनी इक्विवेलेंट तो हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें कि अगर आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। साथ में बीसीए वगैरह अगर आपने कर रखा है तो भी आप एक तरीके से वो एलिजिबल हो, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर किया गया है। साथ में आपको मैं बता दूं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो वरिष्ठ पदों के लिए बताया था, यहाँ पर बेसिक के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें बिल्कुल आपका अगर आपने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, सीएसए कर रखा है, ठीक है, साथ में आपने ईसी कोर्स कर रखा है या ईई कर रखा है यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है या आपने ट्रिपल ई कर रखा है, ठीक है, उसके बाद में ईआईसी कर रखा है, जो मैं बोल रहा हूँ उनकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपने टीआई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। साथ ही में आपने अगर बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल हो। साथ ही में बैचलर अगर आपके पास में बीसीए है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, बीसीए पीजीडी से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वेतन किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन का आयोग अनुसार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 का आपका होने वाला है। साथ में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान आपका पे मैट्रिक्स 8 के निर्धारित होने वाला है, यानी वो 25-30 हजार रुपए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रखा है। अब आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में लगने वाले हैं, साथ ही में आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब यहाँ पर अन्य योग्यता दे रखी है जिनको आप पढ़ भी सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्टेंट है जो कि एलिजिबिलिटी में आपका आता है, भारत के निवासी होनी चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/2000 मतलब 1962 से पहले भारत के स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, वो भी यहाँ पर फॉर्म वगैरह भर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी।
अब आयु आपकी कितनी रहती है, देखो इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो स्टूडेंट है वो भर पाते हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, अगर आप बीसीए कर रहे हो और बीसीए का अगर आपका सेकंड ईयर चल रहा है और इसका नोटिफिकेशन निकल गया है, तो आप अपेयरिंग वाले भी जिसमें फॉरम है वो भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने भरा था, इस बार भी आप फॉरम है वो भर पाओगे। बीसीए कर रहे हो तो भी आप फॉरम भर पाओगे। साथ में आयु सीमा में छूट किन छात्रों को मिलेगी, ठीक है, वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो आपकी आयु है, अगर जैसे 2025 में इसके लिए फॉरम निकलते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी, यानी कि 18 साल हुए हैं या नहीं हुए वो सब कुछ क्लियर किया जाएगा। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति, SC/ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के स्थायी निवासी, उनको 5 वर्ष की छूट है वो दी जाती है, ठीक है। साथ ही में भूतपूर्व छात्रों को एक तरीके से 10 वर्ष की छूट है वो दी जाती है। भूतपूर्व जो कैदी है, जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक सबस्टेंटिव रूप से कार्य कर चुका है, इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था के मामले में भी अधिकतम आयु लागू नहीं होगी, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो क्लियर कर रखी है, जिनको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा एक नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों के लिए। इस योजना के माध्यम से आपको पेंशन है वो लास्ट पेंशन भी दिया जाएगी। विवाह पंजीयन आपका होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है वो भी यहाँ पर मतलब कि लास्ट ईयर दी गई थी, ठीक है। परीक्षा का माह भी यहाँ पर बता दिया गया था, तो इस बार भी आपका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो परीक्षा का जो माह है वो भी आपको एक तरह से बता दिया जाएगा, ठीक है। साथ में आवेदन आपको कहाँ से करना है, आवेदन बिल्कुल आपको एक तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको आवेदन है वो करना है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि फॉर्म वगैरह आपको किस तरीके से कैसे आपको भरना है। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगते हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। एक तो आपका जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है, फोटोग्राफ स्कैन आपकी अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में आवेदक की रंगीन फोटो ये आपको क्लियर कर रखा है, ठीक है। साथ में फोटो वगैरह इनके बारे में जानकारी दे रखी है। डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। उसी के बाद में नीचे चलकर आपको वो भी जो जानकारी है वो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, जो इंपोर्टेंट है वो आपको मैं दे रहा हूँ। बाकी ये नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फॉर्म जब भर लोगे, फॉर्म में संशोधन करवाने के लिए यानी करेक्शन करवाने के लिए आपके 300 रुपए है, 300 रुपए आपके लगने वाले हैं। इस साल अगर मतलब 2025 में निकलती है भर्ती तो उसके लिए अलग से पैसा है वो लिया जाएगा, जो कि आपका जब निकलेगा तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें परीक्षा की स्कीम किस तरीके से क्या रहती है, देखो इसमें एग्जामिनेशन सेल कैरी 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है 100 नंबर का और पेपर सेकंड होता है आपका 100 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट हो गया और पेपर सेकंड हो गया, ठीक है। पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का रहता है, ठीक है। उसी के बाद में आपका जो पेपर सेकंड रहता है वो आपका 100 नंबर का रहता है, ठीक है। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूँ सेकंड कितने नंबर का रहता है, पेपर सेकंड भी आपका 100 नंबर का रहता है, 200 नंबर का आपका पेपर रहता है। जानकारी क्लियर कर दूं, 2 घंटे का आपको टाइम है वो दिया जाता है। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी सो क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, बिल्कुल मतलब कि एमसीक्यू मेथड से ही आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है। अब यहाँ पर इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट आपके इंक्लूड रहते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको मैं क्लियर कर दूं कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो रहती है। साथ ही में इसमें जो क्या क्या पूछा जाएगा, देखो आपका जो एक तरह से नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा उसमें क्या पूछा जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट पेपर रहेगा इसमें आपकी आर्ट आएगी, कल्चर आएगी, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये सब कुछ आपका राजस्थान में पूछा जाएगा। जनरल एबिलिटी सेल्फ इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट। जनरल एबिलिटी में क्या होना चाहिए, एक तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, जनरल मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, बेसिक न्यूमेरेसी होनी चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर कर रखा है। साथ में जो पेपर सेकंड आपका रहेगा उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट है वो आपके आएंगे कंप्यूटर के, ध्यान रखना वो भी आपका 100 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एमसीक्यू मेथड से पूछा जाएगा और प्रत्येक 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो देखने को मिलेगी। इसमें भी मेंटल एबिलिटी है, पेडागोजी है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी जावा है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बीएसए है, एल्गोरिथम है, डिजिटल लॉजिक सिस्टम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डेटाबेस डीबीएमएस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी कि एचटीएमएल आ जाता है। तो ये सब कुछ आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और पेपर फर्स्ट
फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, ये सब कुछ इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है। ठीक है, एक बार इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से देख पाओगे। अब फर्स्ट में चलते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इसके लिए भर्ती है वो कब आने वाली है, भर्ती का मैं फर्स्ट में क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट भर्ती है वो आपको 2025 में, इसके लिए जो भर्ती है वो 2025 में आपको देखने को मिलेगा। अभी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSSB के द्वारा कैलेंडर जारी होता है, उस कैलेंडर में इस भर्ती को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन बोर्ड के द्वारा स्वीकृति भेज दी गई है। अब देखते हैं वित्त विभाग इसको कब एक तरह से एक्सेप्ट करके और कब नोटिफिकेशन है वो निकालता है। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास बिल्कुल SSO ID और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। SSO ID और पासवर्ड के माध्यम से आपका ये फॉर्म है वो भरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप भर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बाकी जितनी भी जो जानकारी है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। और अगर आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट रहेगा और भी आपको बता दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पदों का विवरण देखते हैं, 5 से 6,000 पदों पर तो आपकी भर्ती निकलेगी। ठीक है, साथ में इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का भी विवरण दिया गया है, जिसमें कि अगर आपका जैसे अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था 2 गई और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम होगा। ठीक है, इस तरीके का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे NCC हो गया, NSS हो गया, तो भी आपको यहाँ पर छूट है वो दी जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ इसमें मेंशन है, वो कर रखा है। बाकी तो देखो और भी चीजें मैं बता सकता हूँ, लेकिन